तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के लिए आदर्श उनके पिता लालू यादव हैं, चिराग पासवान के लिए रामविलास उनके आदर्श हैं। तो वो आदर्श जब आपके पिताजी हैं तो आपके पिताजी को पहचान ही छात्र राजनीति आंदोलन से मिला। बिल्कुल। और आप वही आज नहीं कर रहे हैं और सिचुएशन उससे ज्यादा बदतर है यहाँ पर। ये 2 सीटों का क्या महत्व है ये सिर्फ नीतीश कुमार नहीं समझ रहे हैं, ये बीजेपी भी समझ रही है और मुकेश सहनी भी समझ रहे हैं। मुकेश सहनी को तो डर इस बात का है अभी कि लालू जी पटना आ गए। जी जी। राजद के हार में ही अभी कांग्रेस का जीत है। कांग्रेस जो है अभी भी काम करने से डर रही है, अभी भी वो दूसरे के भरोसे जो है, और ये इलेक्शन जो है वो जीतने के लिए नहीं बल्कि आरजेडी को समझाने के लिए लड़ रहे हैं, हराने के लिए, हरवाने के लिए लड़ रहे हैं कि अगला बार अगर चुनाव हो तो हमसे तुम गठबंधन करो, हम तुमको ये ब्लैकमेल करेंगे कि हमसे गठबंधन नहीं किए इसलिए हार गए। बहुत सही कहा गया आपके द्वारा कि कांग्रेस न 3 में है न 13 में। छात्रों का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होता है, उनका एक ही होता है कि हमें नौकरी लेना है, पढ़ाई करना है और इसमें जो है सबको बराबर मौका मिले। कांग्रेस जो है वो जदयू से नहीं लड़ रही है, वो राजद से लड़ रही है और राजद को खुद तो डूबेंगे ही सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, वो बोला उनका स्थिति है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। बिहार में 2 सीटों पर कल मतदान है और उसके पहले क्या कुछ बिहार में कार्यक्रम घटा है इससे आप वाकिफ होंगे। लेकिन आपको बता दें कि अभी की जो बिहार की तत्काल स्थिति है इसमें बयानबाजी का दौर है। लगातार सभी पार्टियां अपने विपक्षी दल, यानी विपक्षी दल तो सभी पार्टियों के सभी पार्टियां हैं, लेकिन जो अपने आप को उस पार्टी का विपक्षी दल बता रहे हैं खासकर उसी पर हमला कर रहे हैं। राजद सिर्फ जदयू पर हमला कर रही है, कांग्रेस सिर्फ राजद पर हमला कर रही है और भाजपा कुछ बोल नहीं रही है। यानी इस स्थिति में देखा जाए तो कई पार्टी इसमें सक्रिय रूप से भूमिका निभा रही है, लेकिन कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो न 3 में है न 13 में है। आपने हमारा थंबनेल भी देखा होगा। इसी बात पर हम चर्चा करेंगे कि बिहार में कौन कौन सी पार्टी हैं जो सक्रिय रूप से इस चुनाव में अपनी सहभागिता निभा रही हैं, जिम्मेदारी निभा रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जदयू और राजद की। चलते हैं उदीप तारियन के साथ। राजद की क्या स्थिति है इस चुनाव में? राजद की नहीं, मैं राजद और जदयू का कंबाइन बता देता हूँ। फिर कांग्रेस पर प्रकाश डालेंगे, आदेशपुरी भी हमारे साथ मौजूद है इस विश्लेषण में, इस चर्चा में। देखिए, फाइट जो दोनों विधानसभा सीटों पर है वो एनडीए और महागठबंधन में है। एनडीए का मतलब जदयू कोई अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है, जो बार बार हम सिर्फ जेडीयू कर रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार बीजेपी के सभी नेता, लगभग मंगल पांडे जैसे नेता जो देह हिलाना नहीं चाहते हैं, उनको भी भेज दिया गया मैदान में कि जाइए भाई चुनाव प्रचार कीजिए। सभी नेता, बड़े से छोटे नेता, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, प्रेम कुमार हो, पूर्व कृषि मंत्री, ये सभी लोग वहां पर गए हैं। तारकिशोर प्रसाद तो बजाते हैं, हमको लग रहा है करीब 5 दिन तक वो यात्रा ही पर थे, जा रहे थे, भाषण दे रहे थे। उस दिन शाम में हमने उनसे बात भी किया, जब पटना हवाई अड्डे पर उनसे मुलाकात हुई, तारापुर से चुनाव प्रचार करके लौटे थे जी। तो भाजपा भी पूरा जोर लगाई हुई है। और ये कह देना कि भाजपा साइलेंट है बहुत सही नहीं होगा। भाजपा साइलेंट जरूर है, उनकी तरफ से बयानबाजी भले नहीं हो रहा है, लेकिन जमीन पर पूरी तरीके से अपने मुखिया नीतीश कुमार के साथ है बीजेपी। बीजेपी के अलावा अगर हम बात करें मुकेश सहनी की, लगातार एयरपोर्ट का भी बीट आप कवर करते हैं सनी। मुकेश सहनी भी प्रतिदिन चुनाव प्रचार करके सामने लौटते हैं। जी जी। तो मुकेश सहनी भी साथ दे रहे हैं। मुकेश सहनी का अपना वोट कैडर है, केवट है, मल्लाह है, बिंद है, ये तो मुकेश सहनी के ही वोटर है। आप ही ना तारापुर में जब कर रहे थे तो बिंद से आप पूछ रहे थे कि भाई आप तो वोटर मुकेश सहनी के हैं, और मुकेश सहनी के नाम पे वो वोट भी दे रहे हैं। तो ऐसे में जेडीयू कोई अकेली नहीं है, जेडीयू के साथ बीजेपी है, उसके साथ विकासशील इंसान पार्टी है। हाँ, जीतन राम मांझी जरूर चुप है जी। अब क्या कारण है नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पूरा एनडीए गठबंधन इंटैक्ट है, एक साथ है कि दोनों सीटें जीतनी है, क्योंकि इनको सरकार बचानी है। ये 2 सीटों का क्या महत्व है ये सिर्फ नीतीश कुमार नहीं समझ रहे हैं, ये बीजेपी भी समझ रही है और मुकेश सहनी भी समझ रहे हैं। मुकेश सहनी को तो डर इस बात का है अभी कि लालू जी पटना आ गए हैं। जी जी। कितना चलेगा उनका? अगर ये 2 सीट हार जाती है जेडीयू, तो ये हार जेडीयू की नहीं होगी, ये पूरे इंडिया की हार हो जाएगी। तो फाइट में तो है। कुशेश्वर स्थान से जो रिपोर्ट आ रहा है उसमें जेडीयू बहुत ताकतवर दिख रही है, मतलब जेडीयू वहां पर लीड कर सकती है जी। जल्दबाजी होगा कहना, लेकिन बहुत जल्दबाजी भी नहीं होगा। अब कल मतदान होना है, माहौल बना हुआ है जेडीयू के पक्ष में।
अब हम आते हैं महागठबंधन का, मैं बात कर रहा था। अब देखिए महागठबंधन में दो ही दल थे मोटा मोटी, जिसको आप कह सकते हैं कि मुख्य दल था, दो ही दल है, आरजेडी और कांग्रेस। अब आप जरा गणित समझिए, 1990 के बाद से कांग्रेस है कहां बिहार में? कांग्रेस का क्या ग्राउंड है, कितना वोट कैडर उसका? हर एक विधानसभा में अगर आप गांव गांव घूम के पूछ लीजिएगा ना कि कितने वोटर हैं कांग्रेस के, तो हर गांव में 1 दर्जन वोटर में मिलना मुश्किल है। जी जी। ऐसे में नीतीश कुमार के जो खिलाफ में तेजस्वी यादव प्रचार कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव का कई दफा यहीं पर बैठकर आप लोगों के बीच ये बात मैं कह चुका हूं कि लालू प्रसाद यादव का अपना एक वोट बैंक है बिहार में जी, जिसको कभी नकारा नहीं जा सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ लालू यादव के चेहरा पर वोट देने वाला वोट बैंक जी, वो है। इसके साथ साथ जो सरकार की नाकामियां रही हैं, हर सरकार में नाकामी होता है, इस सरकार में भी है, कोई अछूता नहीं है जी। नरेंद्र मोदी की सरकार हो देश में या फिर बिहार में नीतीश कुमार की सरकार हो, कमियां इनमें है। उस कमी को कितना अच्छे से भुना पाए हैं तेजस्वी यादव, इस पर निर्भर करेगा कि आने वाले 24 घंटों के बाद जब अभी मतगणना चलते, माफ कीजिएगा, मतदान चलते रहेगा, तो कितने लोग लालटेन दबाते हैं। ये इस पर निर्भर करेगा कि तेजस्वी यादव ने कितने अच्छे से उनकी कमी निकाली है। ये उन वोटर्स के लिए है जो किसी के पक्ष में नहीं होते हैं, जी। ना वो जेडीयू के वोटर है ना वो लालू के वोटर है। वो वोटर है समय के अनुसार अपना वोट देते हैं। लेकिन जो एक सवर्ण तबका है, जो बीजेपी का वोट कैडर है, ओबीसी में अच्छी पकड़ मानी जा रही है नीतीश कुमार की, अल्पसंख्यक में भी कुछ पकड़ है नीतीश कुमार की, ये इनके ट्रेडिशनल वोटर हैं। इनके अलावा वैसे वोटर जो विकास पर, जो समय आने पर अपना पत्ता खोलते हैं, उनको तेजस्वी यादव कितना भुना पाए हैं ये 24 घंटों में पता चल जाएगा। तो लड़ाई में अगर आप बात करें इन 2 विधानसभा सीटों में, तारापुर या फिर कुछेश्वर स्थान, यहां पर मुख्यतः यही 2 लोग दिख रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार है जिनके पीछे पूरी बीजेपी है, मुकेश सहनी है, एनडीए गठबंधन है, और एक तरफ लालू प्रसाद यादव है। और लालू प्रसाद यादव चूंकि वो पटना आ गए हैं, चुनाव प्रचार में गए भी हैं, कितना वोट कन्वर्ट होता है ये देखने वाली बात होगी। बहुत सही कहा गया आपके द्वारा कि कांग्रेस न 3 में है न 13 में है। आदेश जी बताएंगे। अब वीडियो के दूसरे सेक्शन में आते हैं आदेश पुरी के साथ। प्रकाश डालिए, आपकी जो चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव में कांग्रेस की स्थिति क्या है, खासकर जब कांग्रेस और राजद अलग अलग चुनाव लड़ रही है। देखिए, कांग्रेस जो है वो ये चुनाव जो है वो जीतने के लिए नहीं बल्कि राजद को सबक सिखाने के लिए लड़ रही है। देखिए, बिहार में कांग्रेस का अस्तित्व राजद के साथ है ही, बिना राजद के कांग्रेस का कोई अस्तित्व अब नहीं बचा है। दुर्भाग्य की बात है कि वो इतने दिन शासन किए, पूरे देश में उनका बहुत दिन शासन रहा, बिहार में भी 1990 से पहले लगभग उन्हीं के मंत्री रहे, सीएम रहे। तो देखिए, इनका गठबंधन आगे जब भी बिहार में विधानसभा का या लोकसभा का चुनाव होता है तो आरजेडी के साथ ही होना है, क्योंकि कांग्रेस भले ही उपचुनाव में अकेले चला जाए, लेकिन जो आम चुनाव होता है उसमें कभी नहीं जाने वाला है। तो एक तरह से देखिए, इन्होंने दावा किया कि मेरा सीट है। आरजेडी, मैं पहले ही बता रहा हूं कि इन पर नाराज है विधानसभा चुनाव 2020 से ही, क्योंकि इन्होंने प्रेशर बना के 70 सीट ले लिया था और इनका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो काफी खराब रहा। लेकिन एक बात इसमें मैं कहना चाहूंगा, इसमें ये भी है, कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया है कि मुझे 26 सीट वैसी सीटें दी गई जो आज तक बीजेपी के खाते में थी, और उस 26 सीट को जानकर चिन्हित करके कांग्रेस को दिया गया कि इनका स्ट्राइक रेट कम हो और कांग्रेस बिहार में कमजोर हो। देखिए, वो अलग बात है, वो आपने उस समय ये बातें ऑब्जेक्शन किया रहा था उस समय, और उसमें गठबंधन क्यों नहीं तोड़ ली? उसमें क्यों नहीं आपने एक्शन लिया कि नहीं मैं इन 26 सीटों पर नहीं लड़ूंगा? यानी कि आपको एकदम सॉफ्ट राजनीति करना है कि बैठे बैठाए मलाई मिल जाए। 70 जो आपको दिया गया था सीट जो है, उसमें आपके पास कितने विधानसभा क्षेत्र में आपके पास उम्मीदवार नहीं था, आपके पास संगठन नहीं था, कोई आदमी प्रचार करने के लिए, आरजेडी के भरोसे आप बैठे हुए थे। और अब आरोप लगा रहे हैं कि 26 सीट वैसा दिया गया जो बीजेपी का ये था। कौन सीट ऐसा है जहां पर कोई आदमी आराम से जीत जाता है? सब जगह के लिए काम करना पड़ता है। यानी कि कांग्रेस जो है अभी भी काम करने से डर रही है, अभी भी वो दूसरे के भरोसे जो है, और ये इलेक्शन जो है वो जीतने के लिए नहीं बल्कि आरजेडी को समझाने के लिए लड़ रहे हैं, हराने के लिए, हरवाने के लिए लड़ रहे हैं कि अगला बार अगर चुनाव हो तो हमसे तुम गठबंधन करो, हम तुमको ये ब्लैकमेल करेंगे कि हमसे गठबंधन नहीं किए इसलिए हार गए। ये उनका यही इतना ही तक उनका राजद के हार में ही अभी कांग्रेस का जीत है, क्योंकि बाद में का राजनीति जो है वो राजद के हारने पर कांग्रेस जो है मजबूती से कर सकेगी।
ज्यादा ब्लैकमेल कर सकेगी। तो भले ही हम देखें तो कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रहा है, न 3 में है न 13 में है, लेकिन कांग्रेस का जो निशाना है वो एकदम सही जगह पे है और वो इंतजार कर रही है कि तीर सही निशाने पर लगे, यानी कि जदयू जीते, आरजेडी हारे और आरजेडी को हम ये कह सके बाद में कि हमारा से गठबंधन तोड़ने का परिणाम ये रहा कि आप उपचुनाव तक नहीं जीत पाए आप। जबकि जनरली होता क्या है कि उपचुनाव जो है विपक्षी पार्टी ही ज्यादा जीतती है, क्योंकि सरकार के खिलाफ जो है वो गुस्सा नाराजगी ये सब रहता है और उस पर सेंट्रलाइज होके लोग जो है विपक्ष की बातों को ज्यादा सुनते हैं। तो इसमें भी अगर आरजेडी हार जाता है तो कांग्रेस के लिए जीत है ये, वो 3 और 13 में नहीं बल्कि उनका एकलव्य की तरह निशाना तैयार है। उनको जीतने से मतलब नहीं है, उनको राजद के हरवाने से मतलब है उनको। और यही कारण है, देखिए यही कारण है कि अभी कांग्रेस जो है बहुत ज्यादा अटैकिंग हुई है। बताइए, पहले लालू यादव ये कहते हैं कि सोनिया गांधी का फोन आया, भक्त चरण दास कहते हैं कि झूठ बोल रहे हैं। बताइए ये जो है ये दूरी बढ़ाने वाला है। ये हुआ कि राजद किसी को पता नहीं कॉल आया है कि नहीं आया। हाँ, और क्या सोनिया गांधी फोन करके बताएंगे भक्त चरण दास को कि ये गलत बात है, कॉल नहीं किया मैंने। यानी कि कांग्रेस जो है वो हार्म सीधा और सीधा आरजेडी को पहुंचा रही है। उनके हरे कन्हैया का ही जो भाषण था, जो उन्होंने पहला अपना भाषण सदाकत आश्रम में दिया था, तो उसमें टारगेट आरजेडी ही था, तेजस्वी यादव थे। तो एक जो है कांग्रेस जो है वो जदयू से नहीं लड़ रही है, वो राजद से लड़ रही है और राजद को खुद तो डूबेंगे ही सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, वो बोला उनका स्थिति है। और देखा जाए तो कांग्रेस जो है एक कोशिश कर रही है कि बिहार में हमको स्थापित होना है और उसके लिए कन्हैया को भी लाया गया यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि आप कांग्रेस में ऐसे जो प्रदेश प्रभारी बनाया जाता है जो बिहार को जानते नहीं हैं, बिहार के लोग उनको नहीं जानते हैं, कन्हैया बिहार आते नहीं हैं बिल्कुल, और जो बाकी नेता हैं वो सड़कों पर उतरते नहीं हैं, संगठन के विस्तार के लिए काम करते नहीं हैं। तो देखिए बिहार में कांग्रेस का यही स्थिति रह गया है कि राजद को जो ब्लैकमेल करके रखो, उनके साथ लगे रहो और सीट जो है कुछ जीत जाओ, सरकार बने तो कुछ मंत्री मिल जाए, यही उनका राजनीति रहा है। कांग्रेस का अकेले कोई भविष्य नहीं है और न ही उनके प्रचार से, उनका प्रचार जो है सिर्फ और सिर्फ राजद के विरोध में ही है। राजद के जहाँ ज्यादा वोटर हैं उन्हीं जगहों पर उनका प्रचार हो रहा है। यानी कहने का मतलब है कि भविष्य की राजनीति देखकर वो राजद का हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे, वो इसी के लिए वो कर रहे हैं पॉलिटिक्स जी। तो सीधे तौर पे हमारे सहयोगी ने कहा कि कांग्रेस न 3 में है न 13 में है, लेकिन बिहार चुनाव में कांग्रेस का जो निशाना है, जो उनके तीर का निशाना है मछली के आंख पर, राजद के ऊपर कांग्रेस का, और खासकर जदयू का चुनाव चिन्ह भी तीर है। तो ऐसी स्थिति में तीर कोई और चलाएगा, लेकिन उस तीर का फायदा किसी और को मिलेगा। एक और चीज मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ, कन्हैया आए थे बड़ा जोर शोर से, कहाँ गायब हो गए उदित? 2 रैली, बस 2 रैली उनका हुआ है और उसके बाद गायब है। कहीं नहीं बिहार में दिख रहे हैं कन्हैया। और कन्हैया के भरोसे चुनाव जीतेगा कन्हैया अपना? आपको याद कीजिए ना 2019 में जो बेगूसराय में क्या हाल हुआ था, 4 लाख वोट से ना हारे थे, गिरिराज सिंह हरा दिए थे। तो ये हमको समझ नहीं आता है कि ये लोग, चाहे कोई भी कांग्रेस के बड़े नेता हो जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, फैसला ले रहे हैं बिहार के बारे में, भक्त चरण दास हैं, ये लोग इस बात को रियलाइज क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि कन्हैया का कनेक्शन जब उनके गृह जिला में, उनके जाति वालों में नहीं हुआ जी, तो ये तारापुर में जहां पर वैश्य है, यादव और कुशवाहा है, वहां पे कन्हैया क्या फैक्टर बनेंगे? जितवाना तो दूर छोड़िए, हम तारापुर में तो कांग्रेस की स्थिति है कि जमानत उनका बच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा ये बताइए, पप्पू यादव भी समर्थन दे दिए, लेकिन पप्पू यादव मैदान में नहीं दिख रहे हैं, न ही पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं, कोई उनका कहे तो स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। आखिर कारण क्या है? ये कैसा समर्थन है? ये देखिए पटना में भी है। पप्पू यादव की बात करें तो नेता बहुत अच्छे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हम लोग लगातार उनको कवर करते हैं। बिहार में कभी भी आपदा हो, किसी गरीब का मदद करना हो, पप्पू यादव कर देते हैं। आज ही सोशल मीडिया पर उन्होंने डाला था एक वीडियो, एक गरीब महिला आई थी, 6 साल का उनका बच्चा है, कैंसर से पीड़ित है, 17,000 का इंजेक्शन पड़ता है उसको, पप्पू जी ने पैसा दिया उसे और महावीर कैंसर संस्था जो है वहां पर एडमिट करा दी। तो काम कर रहे हैं, लेकिन बांकीपुर में उनके प्रत्याशी का क्या हुआ था? 538 वोट आया था, वोट ट्रांसफर वो नहीं करा पा रहे हैं। मधेपुरा से वो खुद चुनाव लड़े, विधायक का जो 5 बार जो आदमी सांसद रहा, वो विधायकी का चुनाव लड़ता है तो तीसरे नंबर पे आ जाता है बिहार में जी। अपने गृह क्षेत्र में जहां पे उनका बचपन गुजरा, जहां पे उनकी पूरी राजनीति हुई। इसका मतलब क्या है कि भले ही लोग उनको सोशल मीडिया पे बहुत प्यार दे रहे हैं, उनके यहाँ मदद के लिए जाते हैं, मदद वो कर भी देते हैं, वोट ट्रांसफर 0 है। तो ऐसे में पप्पू यादव रोड शो करें,
भाषण दें, हाथ जोड़कर वोट मांगे। जब विधानसभा चुनाव में वो खुद तीसरे नंबर पे रहे, उनके प्रत्याशी को 500-550 वोट उन्हीं के कार्यकर्ता दिए होंगे जी। तो कहने का मतलब है कि मिट्टी कोई फैक्टर नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है। मिट्टी के शेरों के भरोसे कांग्रेस जो है बिहार के चुनावी मैदान में आई है, जो कि वैसे शेर हैं जो कि कहने के लिए शेर हैं, लेकिन बिहार के इस चुनाव में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम एक चर्चा और करना चाहेंगे आपके साथ, तेजस्वी रोज पीसी करके ये क्यों परेशान है? देखिए, तेजस्वी यादव ही नहीं, आदेश यादव, ध्यान होगा तो खबर ये भी आ रही है कि चिराग पासवान भी एक टीम भेज रहे हैं ना, टीम भेज रहे हैं चुनाव आयोग के पास कि भाई ये कितना गलत मैसेज दिया जा रहा है इन युवा नेताओं के द्वारा। इनको अपने पिताजी से सीख नहीं मिला क्या? इसी बिहार में ना जीत कर रामविलास पासवान ने कभी 9,65,000 वोट से गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया था। रामसुंदर दास को हराकर हाजीपुर लोकसभा सीट रिकॉर्ड मत से रामविलास विजयी हुए थे, गिनीज बुक में नाम गया था। वो भी कब? तब जब बिहार में जंगल राज चल रहा था। मतलब उस समय निर्वाचन आयोग सही था, उस समय बिहार के ब्यूरोक्रेट सही थे, और आज जब हकीकत बूथ के बूथ लूट लिया जाते थे, उसमें जिन निकाला था, जिन निकाला तो उस समय नहीं दिक्कत था। और आज कोई माने चाहे मत माने, बिहार में एक हद तक, एक सीमा तक कानून व्यवस्था स्थापित है। ये देखिए, मायावती जो थी, मैं फिर चर्चा करना चाहूंगा, मायावती जो थी 2017 का चुनाव हारी, जब जब गिनती चल रहा था तो 12 बजे के आसपास ही, पूरा नहीं आया था, उसी समय वो आकर जो है जो ईवीएम मशीन है उस पर शक जाहिर कर दी कि ईवीएम के घपलाबाजी से मार रहे हैं। कहने का मतलब है कि अपना आधार स्तंभ न गिरे, जनता के बीच में ये न जाए कि जनता वोट नहीं किया बल्कि ईवीएम के चलते हरवा दिया गया। और वही जब चुनाव आयोग बुलाया कि आप आके सिद्ध करें कि कैसे हैकिंग किया जाएगा, कैसे इसको गड़बड़ किया जाएगा, एक भी दल का जो प्रतिनिधि है वहां नहीं पहुंचा। बिल्कुल। तो क्या तेजस्वी यादव को डर लगने लगा है क्या सच में कि कहीं हार तो नहीं होने वाली है, या फिर जो रिस्पॉन्स आ रहा है, जो इंटरनल सर्वे आ रहा है, उसमें लग रहा है क्या कि प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए वो जानबूझ के वहां पर, या फिर 2 दिन का जो 72 घंटे का जो प्रचार बंद किया गया है, तो मीडिया में लोगों के बीच में रहना, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? ये भी एक कारण हो सकता है कि उन्हें लोगों के बीच रहना हो, लेकिन अगर लोगों के बीच भी रहना है तो वो जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बेरोजगारी रैला का जब बात कर रहे थे उस पर चर्चा कर लेते, उस पर चर्चा कर लेते ज्यादा अच्छा रहता। अभी तो पिछला खबर जो आदेशपुरी ने किया है वो बीएसएससी को लेकर किया है। सोचिए, बिहार में 7.5 साल से मामला पेंडिंग है, कल भी पीएसएससी पे कर रहे थे आदेशपुरी। इतना बड़ा मामला है तो उस पर क्यों नहीं तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं? और चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव हो, ये लोग इस बात को क्यों नहीं रियलाइज कर पा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि लालू यादव उन्हें क्यों नहीं मार्गदर्शन दे रहे हैं? कि लोग, मुझे नहीं समझ में आता है कि सबसे पहले देखना चाहिए कि बिहार में भी जो भी लीडरशिप 30 साल शासन की, वो छात्र आंदोलन की उत्पत्ति है। बिल्कुल, सड़कों पर छात्रों के साथ देखिए, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, लालू यादव, रामविलास पासवान, वशिष्ठ नारायण सिंह, सभी तिवारी, जितने नेता हैं बिहार के, ये सब उस दिन तेज प्रताप वीडियो दिखाते हैं कि हमने पिताजी के साथ बैठकर 1977 का जो छात्र आंदोलन था उसके बारे में और उसकी आंदोलन के बारे में कहानी सुनी, कहानी बताया। तो उस कहानी को सड़क पर उतारने की जरूरत है, क्योंकि आपको बताएं कि सिचुएशन वैसा ही बना हुआ है देश में कि छात्र और युवा जो है परेशान है। 75 में तो मेस के बिल और बस के टिकट और सिनेमा टिकट के लिए लड़े थे, लेकिन आज तो उनका मेन कैरियर फंसा हुआ है इसको लेकर। नौकरी नहीं है भाई, नौकरी नहीं है, गड़बड़ी है, पारदर्शिता नहीं है। फिर से आज हर एक, देखिए ना, बिहार में हर एक चीज को लेकर जो छात्र सड़क पे उतरते हैं, मामला हाई कोर्ट पहुंचता है। तो इन्हें तो सबसे पहले अपने पिताजी और पिताजी का राजनीति सब फॉलो करते हैं। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के लिए आदर्श उनके पिता लालू यादव हैं, चिराग पासवान के लिए रामविलास उनके आदर्श हैं। तो वो आदर्श जब आपके पिताजी हैं तो आपके पिताजी को पहचान ही छात्र राजनीति आंदोलन से मिला। बिल्कुल, और आप वही आज नहीं कर रहे हैं, और सिचुएशन उससे ज्यादा बदतर है यहाँ पर, क्योंकि छात्र जो है उस जमाने के हिसाब संख्या में भी ज्यादा है, परसेंटेज में भी ज्यादा है। और आज जो है पढ़ाई सबसे बड़ा जरूरत है। वो जो जमाना था उसमें पढ़ाई लोग, बड़े लोग शौकिया पढ़ते थे, जानकारी के लिए पढ़ते थे, लेकिन आज पढ़ाई जो है सभी जाति सभी वर्ग के लोग कर रहे हैं। जीवन का आवश्यक एक पहलू बन गया है, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होने वाला। और उस समय में आप इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इन्हें अपने पिता से ही पहले पूछना चाहिए कि कैसे आप छात्रों के बीच में, छात्रों के मुद्दा से आप कैसे इतना बड़ा बन गए।
लालू यादव 1977 में इलेक्शन लड़े तो अब छात्र नेता ही थे ना। बिल्कुल, छात्र नेता, पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे, उससे उनकी पहचान थी। सुशील मोदी भी सचिव थे उस समय, लालू यादव के साथ ही थे वो। नीतीश कुमार ये जो पटना इंजीनियरिंग कॉलेज अध्यक्ष हुआ करते थे NIT के, सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो आज जो है इन्हें सबसे पहले इस मुद्दा पर कोई बात नहीं होगा, केवल बात होगा तो पिछड़ा ये वो यही सब। जबकि बता दें आपको कि छात्रों का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होता है। उनका एक ही होता है कि हमें नौकरी लेना है, पढ़ाई करना है और इसमें जो है सबको बराबर मौका मिले, किसी भी तरह का धांधली गड़बड़ी ये ना हो। तो सबसे पहले तो इनको इस सब चीज पर ध्यान देना चाहिए। और कांग्रेस की जरा बात कर ले, और जब इतना बात निकला ही है तो कि कांग्रेस आखिरकार इस पर क्या बोलेगा। कांग्रेस के पास तो छात्र कोई मुद्दा ही नहीं है। कांग्रेस के किसी भी नेता को आपने देखा है, तेजस्वी यादव ने तो फिर भी 2020 के विधानसभा चुनाव में मुद्दा उठा दिया था। इस पर नीतीश कुमार अभी जो उनका पिछला बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि गोलियां मरवा दीजिए, उसमें भी उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर हम पैदा कर रहे हैं। भाजपा के नेता भी इस पर बयान देते हैं। क्या आज तक बिहार में किसी भी कांग्रेस नेता ने इस पर बयान दिया? क्या कन्हैया कुमार कभी ट्वीट भी किए हैं आज तक बिहार के बेरोजगारों के ऊपर? नहीं। उनका बस एक ही एजेंडा है, तेल का दाम बढ़ गया, मोदी जी जिम्मेदार। घर का दूध का दाम बढ़ गया, मोदी जी जिम्मेदार। कन्हैया खुद को JNU का प्रोडक्ट बताते हैं भी, PhD भी किए, वहां से चुनाव भी जीते। क्या बिहार में कभी उन्होंने BSSC का मुद्दा उठाया? क्या बिहार में BPSC, अभी देखिए 67वां का नोटिफिकेशन आया हुआ है, छोड़िए BPSC BSSC छोड़िए, यहाँ आप विश्वविद्यालय का मुद्दा, डिग्री कॉलेज का मुद्दा आप उठाते। देखिए कोई कॉलेज चलता नहीं है, शिक्षकों की कमी है, प्रोफेसर की कमी है, बहुत सारे कॉलेज में ताला लगा हुआ है, 20-20 साल से क्लास नहीं हुआ है, केवल फॉर्म फिलअप होता है और उसमें एग्जाम डिग्री मिल जाता है। तो उसके लिए मुद्दा उठाना चाहिए। देखिए हम क्या भविष्य देखें, हम अभी के नेताओं में क्या भविष्य देखें कि उनको कोई विजन ही नहीं है। वो जाकर सीधा पिछड़ा अति पिछड़ा अल्पसंख्यक, इतना वही 1980 का जो राजनीति, वही राजनीति है, 2 बुरा अनाज और इतना खाता पैसा में भेजेंगे, बस यही तक ये लोग उलझा कर रखे हुए हैं। एक विजन जो होना चाहिए। आप चलिए तेजस्वी यादव हैं, चुनाव में रोजगार को मुद्दा बनाते हैं, लेकिन मुद्दा केवल चुनाव के समय ही नहीं बनाया जाता है, उसके लिए पहले से जमीन तैयार किया था। लालू यादव ये लोग थे जो इनके पिताजी के साथी लोग जो थे, जो कि सभी राज्यों में आज राज कर रहे हैं, 30-30 सालों तक राज किया वो लोग। उन लोग से पूछिए, 4-4, 5-5 साल वो लोग सड़कों पर गांव में घूम के लाठी खाया है, गांव में घुमा है लोग। लालू यादव बहुत मेहनत की है, सुशील मोदी बहुत मेहनत, तब वो एक टीम बना और तब वो 77 के चुनाव में वो समर्थन मिला, चाहे उतना बड़ा छात्र आंदोलन हुआ। केवल चुनाव में मुद्दा बनाने से आप नहीं जीत सकते हैं। उसके लिए आपको गांव गांव, सड़क सड़क, परीक्षा के आयोग, कोचिंग सब जगह घूमना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा वर्ग है और ये वर्ग जो है आपको जाति धर्म सब चीज से ऊपर उठ के आपको सपोर्ट करेगा। और सबसे बड़ी बात, ये जो आप एक बार टीम बना लेंगे, वो टीम आपको आगे की अपने 20-25 साल के राजनीति में साथ देगा, क्योंकि वो याद रखता है कि इनकी वजह से हमको नौकरी मिला, ये हमारा काम आसान करवाएं, आप उनके नजर में बन जाएंगे। वो सब चीज तो हम देख ही नहीं रहे हैं। केवल यहाँ ट्वीट करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाना, वो भी क्या आरोप, निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाया जाता है। तो अंतोगत्वा इस कंक्लूड किया जाए, काफी समय हमने ले लिया आपका, कि कांग्रेस कहीं फाइट में नहीं है। फाइट जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में जी। तो सीधे तौर पे अगर देखें तो तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और पहला दिन जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था तो सभी को ये चीज लगा था कि उन्होंने बेरोजगार रैली का जो आह्वान किया है जनवरी फरवरी के महीने में उस पर चर्चा होगी, लेकिन चर्चा होती है बिहार के शासन प्रशासन पर, निर्वाचन आयोग पर। फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वही चर्चा हुई और इन सवालों के जवाब देने से वो बचे। सीधे तौर पे कहे कि अभी चुनाव है और चुनाव का ही सवाल लिया जाना चाहिए। सीधे तौर पे समझे तो तेजस्वी यादव ऐलान तो कर दिए हैं चुनाव को देखते हुए, हालांकि ये चुनावी मुद्दा ही बनकर रह जाएगा, क्योंकि लगातार कई वर्षों से ऐसा होता आया है छात्रों के साथ। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में पार्टी आमने सामने, गठबंधन आमने सामने नहीं है, विचारधारा आमने सामने है। कांग्रेस राजद आमने सामने है, भाजपा कांग्रेस आमने सामने है और राजद और जदयू आमने सामने है। इसमें फायदा कहीं ना कहीं बिहार में जो सत्ताधारी दल है उनको ज्यादा होने वाला है, इसलिए कि विपक्ष आपसी कलह से जूझ रहे हैं, विपक्ष के पार्टी के अंदर पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। तो देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ निकल कर सामने आता है। और कल चुनाव है, कल मतदान है,
हम सभी लोगों से अपील करेंगे कि शांति से मतदान करें, शांतिपूर्ण इस मतदान को संपन्न कराएं ताकि बिहार के भविष्य को बनाया जा सके। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।